दरख्तों के झुंड में छुपी सरदार की लाडली बेटी जैनब आज एक नए शिकार की तलाश में थी। उसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी, जो तब भी वारिद होती थी जब कोई मान का सरंजाम देती हो। काफी देर के इंतजार के बाद बलाखिर वो जीप आ गई, जिसके लिए वो यूं तपती दोपहर में इंतजार की सूली पर लटकी हुई थी। दूर से चमकती जीप के शीशे उसके सब्र का पैमाना लबीज कर रहे थे। उसके हाथ में थामा पत्थर पसीने की बूंदों की लपेट में आ चुका था, मगर ये इंतजार रायगाना था। जीप करीब आ रही थी और उसके दिल की धड़कन की रफ्तार पकड़ रही थी। अचानक उसने वो पत्थर मजबूती से मुट्ठी में थामा और ताक कर निशाना लिया। वो पत्थर गाड़ी के फ्रंट शीशा पे बड़ी जोर से लगा और इसमें दरार पड़ गई। मगर जैनब ने इसी पर इत्तेफा न किया। उसने दूसरा पत्थर भी बड़ी कुवत से दे मारा। शीशा एक छनाके के साथ उठा और फ्रंट सीट पर बैठा मौसूफ मंजर आम पर आया। वो इधर गांव से कुछ मील दूर कोयटा के सीएमएच अस्पताल में तैनात कैप्टन डॉक्टर आसिम लोज था। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। इसके लिए तो जैसे आसमान पर बिन बुलाई मुसीबत आ गई थी। वो शुक्र था कि शीशे की कांच उसकी आंखों के पार नहीं हुए थे, बल्कि उसके वजिया चेहरे पर एक खराश डाल थे। उसके अलावा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मगर फिर भी उसके चेहरे के जाविये खतरनाक हद तक बदले थे। यह हमला उसके लिए मामूली ना था। आसिम का ताल्लुक भी एक गांव से था, मगर उसका अंदाज, तरबियत और सोच सब कुछ दूसरे नौजवानों से मुख्तलिफ था। वो सख्त गैर सख्त मिजाज और किसी से मुतासिर होने वाला नहीं था। लोग उसे मगरूर, नखीला और हद से ज्यादा असूलपन समझते थे। उसके मातहत नर्सें भी उससे डरती थी। नरमी उसके कामोस में नहीं थी। अगर कोई उसके अंदाज पर उंगली उठाता तो उसकी निगाहें ऐसी चुभती थी जैसे बर्फ पर धूप। जब वो छुट्टी पर गांव आता तो ना कोई दबदबा दिखाता, ना शोर शराबे से दाखिल होता। वो बस एक जीप लेकर शहर के हजूम से निकलता और एक मुख्तसर शॉर्टकट लेता, जो उसे उस कबीले के बीचों बीच से गुजरता जहाँ मलकित खान का राज था। पहली बार जब जैनब ने उसे देखा तो हैरत से उसकी पलकें चिपकना भूल गई। वो गांव की आदतों से मुकम्मल मुख्तलिफ था। न सलाम, न निगाहों का झुकाव, न मुस्कुराहट, बस सर्द आंखें और एक संजीदा चेहरा जो रास्ते में खड़े बच्चों को भी डरा देता था। यह बात जैनब को और ज्यादा कशिश में मुब्तला कर गई। वो जो हर चीज को खेल समझती थी, अब उसका नया खिलौना आसिम बलोच बन गया था। कई दिन तक वो इसी रास्ते में उसे देखती रही, कभी छुप कर, कभी सामने आकर। फिर एक दिन उसने हद कर दी। जैसे ही आसिम की गाड़ी उस मखसूस जगह पर पहुंची, जैनब ने एक पत्थर उठाया और उसकी गाड़ी के शीशे पर मारा। शीशा चकनाचूर हुआ और आसिम ने फौरन गाड़ी रोकी। बाहर निकला, आंखों में शदीद गुस्सा था। ये गुस्सा और बढ़ गया जब उसने सामने देखा कि ये लड़की हंसती हुई दबंग अंदाज में दुपट्टा लहराती भाग रही थी। ये पागल है क्या? आसिफ ने तान पीसते हुए कहा। लड़की शरारत कर कर भाग गई थी। उसे पकड़ भी न सका कि उसकी शान के खिलाफ था। वो मुट्ठियां बीचता रहा, मगर वो कुछ न कर न सका। वो बस मुट्ठी बीच कर गाड़ी में बैठ गया, जैसे वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हो, जिससे निपटना उसकी असूलों से बाहर हो। ये खेल एक दिन का न था। हर बार जब आसिम का गांव आता, वही रास्ता, वही शरारत, वही हंसी। आसिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। गांव में सरकोशियां शुरू हो गई थी कि ममलिकत खान की बेटी ने इस डॉक्टर को गंवा दिया है। मगर ना आसिम ने कुछ कहा और ना जैनब ने कुछ छुपाया। उसे आसिम के चिड़चिड़ेपन में मजा आता था, और आसिम को जैनब की मौजूदगी में एक अजीब सी बेचैनी। ये एक ऐसी शुरुआत थी जहाँ एक शरारती लड़की ने एक पत्थर जैसे मर्द के दिल को चैलेंज किया, और वो मर्द जिसे कभी किसी औरत ने हाथ से काबू न किया था। जैनब की हंसी में लिपटी गुस्ताखी को भूलता नहीं था और वक्त का इंतजार करता था, और जब वक्त आता तो बदला लेना उसे आता था, चाहे वो मोहब्बत में लिपटा हो या नफरत में डूबा हुआ। जैनब उस कबीले की सबसे चुलबुली और शरारती सरदार की बेटी, जिसकी शरारतों की गूंज पूरे कबीले में मशहूर थी। गांव में किसी का झगड़ा हो या कोई शाफी की तकरीर, जैनब सब में पेश पेश होती। वो हर दिल अजीज थी, अलादीन के चिराग की जिनकी तार हर जगह पहुंच जाने वाली। इस बार उसने आसिम से पंगा लेने की ठानी थी, जिसे काफी महंगा पड़ने वाला था। वो जिसे शरारत समझती थी, वो शोला बनने वाला था, जो शायद उसकी हस्ती को जलाकर खाकस्तर कर सकता था। आसिम बलोच अपनी अना में मशहूर था, मगर आसिम बलोच के खानदान में सबसे कमजोर मगर सबसे खतरनाक उसका सगा भाई फराज बलोच था। गांव में उसका जिक्र इज्जत से नहीं, डर से होता था। उसकी नजरों से बचकर निकलना औरतों के लिए किसी इम्तिहान से कम ना था। वो अपने खानदान के रोब, आसिम के रिंक और बाजी बाप के माजी का फायदा उठाकर सब कुछ करता जो दुनिया गुनाह समझती थी। मगर कबायली दीवारों में से बस बिगड़े हुए लड़के का लेबल लगाकर खामोश कर दिया जाता। फराज का एक असूल था, जो औरत उसकी नजर से भाग गई उसकी मलकियत थी, चाहे वो किसी की बीवी हो या बहन। वो अपनी ख्वाहिशात को जज्बात का नाम देकर खुद को मुतमईन कर लेता। वो दूसरों की इज्जत को अपने नशे के पीछे रोन देता।
एक दिन वो शहर से गांव की तरफ आ रहा था। गाड़ी के शीशे नीचे सिगरेट होठों में दबाए अपने ख्यालों में गुम, जिसे दुनिया उसकी सड़कों हर साया उसके इशारे का मोहताज। दोपहर का वक्त था, गर्मी अरूज पर थी, मगर उसके अंदर का जुनून इस सूरज से भी ज्यादा तपड़ा था। जब वो एक सुनसान रास्ते से गुजरा, जहां दाएं तरफ गंदम के खेत लहरा रहे थे, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो औरत इन खेतों से गुजर रही थी, हाथ में पानी की बोतल, सर पर दुपट्टा ढीला सा, और कदमों में एक ऐसी वकार जो आम देहाती औरतों में नजर नहीं आती थी। वो नहायत खूबसूरत थी, गोरी रंगत में चमकता हुआ सर, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें कुछ डर और कुछ इज्जत छुपी थी, वो बदन जो मरता मुर्दा दिल को भी जगा दे। फराज ने झट से गाड़ी रोकी, दिल धड़कने लगा जैसे वो लम्हा उसके लिए रुका हो। सिगरेट नीचे फेंक कर वो गाड़ी से निकला और उसकी निगाहें उस औरत पर जम गई। वो जैनब खान की भाभी थी, एक ऐसी शख्सियत जो गांव की दूसरी औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी चाल में बला का वकार और उसकी सरापे में वो दावत थी जो फराज जैसे मर्द के लिए सवाल नहीं, सीधा हुक्म थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जाने पड़ा। औरत ने गाड़ी रोकने की आवाज सुनी तो रुक गई। उसने सोचा शायद उसका शौहर आ गया हो। जैसे उसने मुड़कर फराज को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद एक लम्हे में खौफ बन गई। उसने जल्दी से दुपट्टा संभाला और पीछे हटने की कोशिश की। फराज की निगाहें उसके चेहरे पर नहीं, उसके वजूद पर थी। वो एक शिकारी की तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, जिसे अपने शिकार के हर जाविये को परखना चाहता हो। कहाँ जा रही हो अकेली? फराज ने तन से पूछा। उसकी आवाज में जहर गिला हुआ था, जो औरत को बेबस कर देता है। औरत ने कोई जवाब ना दिया, बस एक कदम पीछे हटी। फराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम रोता है? तुम जैसी औरतें अकेली नहीं घूमती। तुम पर तो नजर रखनी चाहिए, जैसे मैं रख रहा हूँ। वो बस चंद कदम के फासले पर था कि पीछे से एक और गाड़ी की आवाज आई और वो शख्स उतर आया, जिसका नाम इस औरत की पेशानी पर इज्जत के तौर पर लिखा था, जैनब का भाई, जो तेजी से करीब आया और मंजर देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने बगैर एक लफ्ज के औरत का हाथ पकड़ा, उसे गाड़ी में बिठाया और वहां से चला गया। फराज वहीं खड़ा रहा, उसके अंदर का गुरूर जख्मी हो गया था। वो एक ऐसी मखलूक थी जो अपने जख्मों पर मरहम नहीं लगाता था, बदला लेता था। गाड़ी में बैठकर उसने सिगरेट दोबारा सुलगाया और गहरा कश्ते खींचते आसमान की जाने देखा। तुम मेरे हाथ से निकल गई हो आज, लेकिन हमेशा नहीं। फराज अब नई जंग में दाखिल हो चुका था। जो चीज उसे पसंद आ जाए, वो किसी की भी हो, वो अपनी मर्जी से छीन लेता था। अगले दिनों में फराज का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर गांव के रास्तों पर आवारा फिरता, जैसे किसी खुशबू के ताक़ुब में हो, और बार बार उसी रास्ते पर गाड़ी रोकता जहां उसने औरत देखी थी। हर गुजरने वाली औरत को गौर से देखता, हर चीज में वही चेहरा तलाश करता। उसे वो बदन चाहिए था, वो निगाहें, वो जचर, वो डर, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी ताकत और डर ही था जो वो औरतों की आंखों में देखता था। आसिम इस सबसे बेखबर था, और शायद वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि अपने भाई को जानता था और उसकी हरकतों से वाकिफ भी था। आसिम कभी खुलकर बात न करता, वो इस खानदान का वो खामोश दीवार था जो सब कुछ सुनता देखता मगर बोलता ना था, जब तक दीवार टूट ना जाए और इसके पीछे आग सब कुछ जला न गई। फराज अब खतरनाक हो चुका था, उसकी ख्वाहिश इंतकाम से लिपटी हुई थी, और ये वक्त था जब मर्द अपनी अकल से नहीं, हवस से फैसला लेते हैं, और वो फैसला हमेशा की जिंदगी बर्बाद करके खत्म होते हैं। रात गहरी हो चुकी थी, क्लब की रोशनियां पीछे रह गई और रास्ते पर सिर्फ खूंखार सन्नाटा था। फराज बलोच की गाड़ी तेज रफ्तारी से वीरान सड़कों को चीरती जा रही थी। वो नशे में डूबा था और चेहरे पर वही खुद एतमादी बेहिसी थी जो इस जैसे बिगड़े अमीरों की खासियत होती है। आंखों में खुमार और दिमाग में ही पुराना जुनून। जैसे वो एक मोड़ पर पहुंचा, सामने एक गाड़ी खड़ी नजर आई। उसकी हेडलाइट्स उस पर पड़ी तो वो मंजर वाज़ेह हुआ। गाड़ी का बोनेट खुला और एक मर्द सर झुकाए कुछ देख रहा था, क्योंकि उसके साथ एक औरत खड़ी थी, दुपट्टा ओढ़े, घबराहट से इधर उधर देखती हुई। फराज की सांसें रुकने लगी। वही थी, वही चेहरा, वही बदन, वही डर। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला। चाल में एक वहशी सी ताकत थी। वो सीधा औरत के पास आया और बगैर कुछ कहे उसकी कलाई पकड़ ली, झटका दिया और खींचने लगा। चलो, काफी इंतजार करवाया तुमने। लड़की ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका शौहर फौरन मुड़ा। मंजर देखकर उसका खून खोल उठा। छोड़ो मेरी बीवी का हाथ। राज ने कहका मारा। बीवी? ये तो बस तुम्हारे निकाह में है, मेरी नजर में तो कब की मेरी हो चुकी है। अगले ही लम्हे जैनब के भाई ने अपनी बीवी का हाथ छुड़ाया और फराज के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। वो झटके से पीछे हटा, नशे में लड़खड़ाया और उसकी आंखों में खून उतर आया। हराम जादे,
फराज ने चीख कर कहा और वार करने के लिए भागा। जैनब का भाई भी बगैर झुझक मुकाबले पर आया। वो जानता था कि उसके सामने इंसान नहीं परिंदा खड़ा है। दोनों की आंखों की जंग थी और रात की खामोशी ये मंजर सांस रोके देख रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ पड़े। आवाजें बुलंद हुई, गालिम गलोच हुआ और फिर एक लम्हे बाद धक्का लगा। हाथ लड़खड़ाया और फिजा में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। एक सुनाटा छा गया। फराज बलूच का जिस्म साकित होकर जमीन की तरफ झुकने लगा। उसकी सीने के बीचों बीच दिल के ऐन ऊपर खून निकल रहा था। वो जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा, मगर वो तड़प मुख्तसिर थी। वो चंद लम्हों में खामोश हो गया, हमेशा के लिए। जैनब का भाई और बाबी दोनों सख्ते में थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझने का मौका न मिला। वो दोनों एक दूसरे को देखे बगैर कारी की तरफ लपके और अंधेरे में गुम हो गए। कुछ देर बाद दूर दूर के घरों में शोर उठने लगे। लोग जागे। चंद नौजवान टॉर्च लेकर बाहर निकले और जैसे ही लाश के करीब पहुंचे, सबकी सांसें रुक गई। आसिम बलोच का भाई, ये जुमला हवा में तैरने लगा। फराज बलोच की लाश जब खून खून आलूद जमीन पर पड़ी मिली तो पूरा गांव लर्ज उठा। ये महज एक मौत नहीं थी, एक खानदान की हलाकत थी। एक ऐसा वाकया जिसके नतीजे में गांव की जमीन मजीद खून मांगने लगी। रात भर शोर मचता रहा। लोग आते रहे, सवाल करते रहे और जवाब सिर्फ लाश की खामोशी में दब जाता। सुबह के वक्त खबर आसिम बलोच तक जा पहुंची। वह अस्पताल वापस आने वाला था जब उसे कॉल मसूल हुई। फोन पर एक बस जुमला बोला गया, फराज चला गया। आसिम ने फोन बंद किया और उसके चेहरे पर कोई तासुर न आया। वो खामोश रहा। चंद मिनट तक यूं ही बैठा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये खबर सच्ची है या कोई मजाक। मगर जैसे ही अगली कॉल आई और तस्दीक हुई, वो उठा, वर्दी उतारा, सादा लिबास पहनो और बगैर कुछ कहे, बगैर किसी से रब्ता किए गांव के लिए निकल गया। जब वो गांव पहुंचा जो जनाजा तैयार हो रहा था, फराज की लाश को सफेद कफन में लपेट दिया गया। आसिम ने कुछ न कहा, बस एक नजर बाई के चेहरे पर डाली, जैसे आखिरी बार उससे निगाहें मिला रहा हो, और फिर सर झुकाए बगैर पलट गया। जाए वकूफ पर हर गवाह ने एक ही कहानी सुनाई कि जैनब खान का भाई था। वो अपनी बीवी समेत जाए वकूफ से फरार हो गया। किसी ने जानने की कोशिश न की कि असल वाकया क्या था। कबायली जहन में सवाल नहीं उठते, वहां सिर्फ खून के बदले खून मांगा जाता है। जब 2 दिन गुजर गए और जैनब का भाई गायब रहा तो जिरगा बिठाया गया। कबायली रवायत थी कि अगर कातिल भाग जाए, इंसाफ ना हो सके, तो उसकी खानदान की औरतों को गनी के तौर पर दिया जाता था, ताकि खून की प्यास किसी सूरत बुझे और इज्जत का ताजुन बहाल रहे। जिरगे में बैठे मर्दों की आंखों में सर्द फैसले थे। सरदार मुमलकत खान को जिरगे के सामने पेश किया गया और फैसला सुनाया गया कि तुम्हारी बेटी अवनी के तौर पर बलोच खानदान को दी जाएगी। ये फैसला तलवार की तरह उतरा, मगर वो जानता था कि कानून यही है, रस्म यही है, और इनकार का मतलब खून की नई जंग है। जैनब खान का कुछ भी न बताया गया। वो जो रोज अपने कमरे से निकलकर दुनिया को हंसा देती थी, दरवाजा खोलने पर 3 अजनबी औरतों को अपने सामने पाती, उसके लिए लाल जोड़ा लाई थी, जिसे पहनकर वो न दुल्हन बनने वाली थी, न इज्जत की अलामत, बल्कि बदले की अलामत बनने जा रही थी। जैनब पर यह हकीकत क्यामत की तरह टूटी, मगर उसके पास इस फैसले पर सर तस्लीमें खम करने के सिवा कोई चारा न था। आसिम मौजूद न था जब जैनब को बलोच हवेली लाया गया। वो लड़की जो कल तक हवा में कहके उड़ाती थी, आज खामोशी से कदम रख रही थी, एक ऐसी जगह जहां हर दीवार बदले से बड़ी थी। आसिम हवेली वापस आया। अंदर कदम रखते उसकी बहन ने बताया कि वो आ चुकी है। वो कुछ न बोला, सीधा अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और फिर जैनब के कमरे की जाने पड़ा। दरवाजा खुला और उसके सामने आया। आंखों में वही सर्द निगाह, होठों पर वही सुकूत और दिल में वही बदला। जैनब ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, मगर उसकी निगाहों से बोलने न देती थी। आसिम आहिस्ता बोला, खून का बदला कभी मुकम्मल नहीं होता, मगर तुम सिर्फ आगाज हो। उसने दरवाजा बंद किया और चली गई। जैनब को समझ आ गया था कि वो कैद हो चुकी है, ना सिर्फ एक घर में बल्कि एक ऐसी नफरत में जो लफ्जों से नहीं, सिर्फ निगाहों से जला सकती थी। आसिम का सामना उससे रोज होता, मगर हर बार जैसे वो एक मुजरिम को देख रहा हो। वो कभी उसके सामने बैठकर नाश्ता करता तो एक नजर भी जैनब पर न डालता, कभी अचानक गुस्से में आता, कोई छोटी सी बात पर जैनब पर बरस पड़ता। तुम्हारी वजह से मेरा भाई मिट्टी में जा सोया, तुम लोगों की औरतों की वजह से हमारे घरों में मातम हुआ। ये जुमले जैनब के वजूद में जहर की तरह उतरते और बाजुकात बात थप्पड़ तक जा पहुंचती। एक बार गुस्से में उसने जैनब का बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि नील पड़ गया, मगर अगले ही लम्हे दीवार पर मुक्का मारने लगा। अपना हाथ जख्मी कर लिया, लेकिन जैनब से माफी न मांगी। जैनब की हंसी जैसे फिजा में थम गई। अब आंखों में बेरानियों के डेरे थे। वो किसी से शिकवा करती,
अपने भाई से जो एक बंदा मारकर फरार हो गया, अपने बाप से जिसने चुपचाप ये फैसला मान लिया, और अपनी जान से अजीज बेटी एक ऐसी शख्स के हवाले कर दी जिसकी आंखों में नफरत और दिल में अंगारे थे, या इस रस्म और रवाज से शिकवा करती जिसने बेगुनाह को बलि चढ़ा दिया। हजारों सवाल थे मगर लब खामोश थे। आसिम को उसकी खामोशी भी जहर लगती तो इस पर मजीद तशद्दुद करता। उसके नजदीक जैनब की कोई वक़्त ना थी। वो बस उसको देखता तो मरा हुआ भाई याद आ जाता। उसने अब अपनी ड्यूटी करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दी थी, क्योंकि वो मर्द जिसकी आंखों में दुनिया, इज्जत, वकार और जिम्मेदारी देखती थी, अंदर से टूटा हुआ, बिखरा हुआ और अजाब का मारा शख्स था। जैनब बस आंखें बंद कर लेती और खुद से कहती कि एक दिन, बस एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आसिम की बहन नायला भी कोई नरम दिल ना थी। वो हर बार जैनब के सामने आकर तंजिया हंसती, यहाँ दिल जीतने नहीं आते, सब्र करने आती है। या फिर कभी इसकी खामोशी का मजाक उड़ाती, अदाकारी अच्छी है तुम्हारी, शायद इसीलिए बाई का दिमाग पलट गया। माँ बलोच बेगम वो कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों में एक सर्द मेहरी थी। वो जैनब को देखती भी तो यूं जैसे वो बोझ हो। जैनब को हर काम खुद करना पड़ता, नाश्ता तैयार करती, चाय बनाती, दस्तरखान लगाती, मगर कोई शाबाशी नहीं देता, कोई ना पूछता, कोई ना सराहता। वो एक साया बन चुकी थी, जो सबके बीच रहता था मगर किसी को नजर ना आता। लेकिन वक्त ने कुछ बदलना शुरू किया। बेगम बलोच बीमार हुई, मौसम बदल रहा था, सीने में खांसी, बुखार, कमजोरी। सब नौकर खौफजदा होकर दौड़ गए। नायला अपनी दुनिया में गुम सो, आसिम हस्पताल की मसरूफियत में। ऐसी हालत में जैनब खामोशी से उनकी खिदमत में लग गई। सुबह उनका कमरा साफ करती, दवाई वक्त पर देती, खुद हर्बल कावा बनाती। बेगम बलोच पहले तो तवज्जो न दी, मगर एक दिन जब रात की तरफ ने रजाई ओढ़ाई और खामोशी से निकलने लगी, वो चौंकी। रुक जाओ, पहली बार उनकी आवाज में नरमी थी। जैनब ने पलट कर देखा, आंखों में सवाल, होठों पर खामोशी। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और शिकायत तक न की। जैनब ने बस इतना कहा, खिदमत के लिए शिकायत नहीं होती बेगम साहिबा। ये पलटा हुआ जुमला बेगम बलोच के दिल में कहीं बैठ गया। अगले दिन से उसे देखने लगी, कभी कभार बात भी करने लगती। तुम्हारी चाय अच्छी है, मेरे लिए शॉल ले आना, शाम की दवाएं देना ना भूलना। ये छोटे जुमले जैनब के लिए नेमत से कम न थे। और आसिम, वो अब भी सर्द, वही संगदिल, वही दूर। 2 महीने गुजर चुके थे। जैनब इस हवेली की मिट्टी से आशना हो चुकी थी। वो जानती थी कौन कब क्या सोचता है, कहाँ खामोश रहना है, क्या कहाँ खिदमत दिखानी है। वो अपनी कैदी थी, मगर उसकी खामोशी, बर्दाश्त, उसका सादा अंदाज और अंदर की ताकत आहिस्ता आहिस्ता हर दिल में जगह बना रही थी, सिवाय एक दिल के जो अभी भी बंद था, जख्मों से भरा और पत्थर की तरह सख्त। आसिम बलोच का दिल। सूरज की तेज रोशनी दोपहर के सफेद संगमरमर की दीवारों पर फैल रही थी जब आसिम अस्पताल से छुट्टी के बाद हवेली पहुंचा। वो मामूल के मुताबिक खामोश था। नाइला एक तरफ खामोश बैठी थी, माँ अपने कमरे में, और जैनब रोज की तरह दस्तरखान पर चाय रखकर एक तरफ खड़ी थी। आसिम ने उस पर एक सरसरी नजर डाली, जैसे वो वहां मौजूद न हो। फिर कुछ पल बाद बाहर का दरवाजा बजा। दरवाजा खोला गया और एक शख्स अंदर आया, पुलिस की वर्दी में मलबूस डीएसपी अरफान, वही शख्स जिसने फराज बलोच के कत्ल की तफ्तीश की थी और जिसकी रिपोर्ट पर जैनब का भाई कातिल करार पाया। आसिम उसे देखकर चंद लम्हे खामोश रहा। क्या अब भी कोई पुराना सवाल बाकी है अरफान साहब? आसिम की आवाज में वही ठहराव था, मगर अंदर से तलखी झांक रही थी। डीएसपी अरफान ने निगाहें झुका ली और आसिम के सामने बैठा। चंद पल चुप रहा। उसके हाथ में एक पुरानी मिट्टी से बड़ी फाइल थी। उसने वो मेज पर रखी और गहरी सांस लेकर बोला, मुझे कुछ कहना है आसिम साहब। ये सुनना आपके लिए आसान ना होगा। आसिम की आंखों में सर्द मेहरी थी। मेरे लिए सच सुनना कभी मुश्किल नहीं रहा। अरफान ने सर उठाया और अपनी बात शुरू की। आपके भाई की मौत वो हादसा नहीं था। मैंने जिस फाइल पर दस्तखत किए, जिन सबूतों पर अंगूठा लगाया, सब गलत था। आसिम की पेशानी पर एक लहर आई, जैसे कोई पुरानी कब्र जाग उठी हो। फराज बलोच को जैनब के भाई ने कत्ल नहीं किया। अरफान की आवाज में कपकपाहट थी। फराज पर किया जाने वाला एक वार जमीन पर जा लगा था, और उसके दिल पर होने वाला वार किसी और ने किया था, दूर से, किसी माहिर हाथ से। आसिम की निगाहें अब उसके चेहरे पर मजबूत थी। और तुमने ये सब छुपा लिया? अरफान ने निगाहें झुका ली। मेरी बेटी को कैंसर था, आखिरी स्टेज पर। मैंने उसका इलाज करवाने के लिए रकम ली, उसी शख्स से जो असल मुजरिम था, दुश्मन कबीले से। वो चाहता था कि इल्जाम किसी और पर जाए, और मैं कमजोर पड़ गया। सबूत मिटाता रहा, रिपोर्ट्स बदलता रहा। आसिम ने मेज पर मुक्का मारा, आवाज पूरे कमरे में गूंजी। जैनब पीछे हट गई, उसकी आंखों में वो पुरानी वहशत पलट आई। तो तुमने मेरे भाई की लाश के बदले सौदा किया?
और एक मासूम लड़की की बनी बनाकर मेरे घर धकेल दिया। इरफान की आंखों में नमी थी। मेरी बेटी मर चुकी है और उसके साथ मेरा अंदर का इंसान भी, लेकिन जमीर जिंदा रह गया है और सच सुनाना चाहता हूँ, इसलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। ये फाइल उन सब सबूतों की है जो मैंने छुपाए। आसिफ ने फाइल खोली। हर सफे पर हकीकत छुपी थी, वही हकीकत जिसे वो नजरअंदाज करके जैनब को रोज जहनी अजाब देता रहा, जिसे बुनियाद बनाकर उसने ताने दिए, दीवारों से सर टकराया और उसके आंसुओं को झूठा किरदार दिया। आंखों में खामोशी छा गई, सिर्फ हवा के चिल्ले की मध्यम आवाज बाकी थी। और आसिम के अंदर वो तूफान जो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डीएसपी इरफान उठा और कानून को भी ये सच सौंप रहा था। मेरी सजा मेरे रब रब से है, आप चाहे तो मैं खुद को पेश कर दूंगा। आसिम ने निगाहें नीची की, फिर आहिस्ता से कहा, चले जाओ यहाँ से अभी। इरफान ने सर झुकाया और वापस चला गया। आसिम वहीं बैठा रहा। फाइल खुली थी मगर आंखें बंद थी। वो अंदर से टूट रहा था। उसे वो लम्हात याद आने लगे जब उसने जैनब को बेकसूर होते भी कमरे में धक्के देकर निकाला था, जब वो बेआवाज रोती थी और वो उसे मुजरिम समझता था, जब उसने उसे एक नापाक रस्म की सजा दी और खुद को बहादुर समझता रहा। अब वही सुकून चीख रहा था। अब वो सिर्फ जैनब की आंखों में नहीं, अपनी रूह में मुजरिम बन चुका था और जैनब वहां से जा चुकी थी। जैनब खान, जिस लड़की को उसने बेरहमी से वनी के नाम पर खरीदा, जिसकी खामोशी को जुर्म समझा, जिसकी खिदमत को अदाकारी कहा, वो बेगनाह निकली। और उसका भाई, जिसे उसने वहशी कातिल कहा, वो दरअसल वही था जो उस दिन अपनी बीवी की इज्जत बचा रहा था। आसिम ने दोनों हाथों से अपना चेहरा थाम लिया, एक गहरी सांस ली, जैसे सारी हवा उसके अंदर का जहर धोने के लिए नाकाफी हो। दिल में पछतावे की धीमी आग अब शोला बनने लगी थी। हर वो लम्हा जब उसने जैनब को रोते हुए छोड़ दिया था, जब उसने सर्द निगाहों से उस मासूमियत को झुठलाया, वो सब अब खंजर बनकर उसके दिल को चीर रहे थे। लेकिन सिर्फ पछतावा नहीं, एक और एहसास उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके अंदर हलचल मचा रहा था। मोहब्बत। और मोहब्बत जो वो खुद से छुपाता रहा, से गुस्से और इंतकाम के खोल में कैद रखकर भूलने की कोशिश करता रहा। वो अब दीवारें तोड़कर बाहर आ रही थी। जैनब का चेहरा उसे हर जगह दिखाई देने लगा। वो आंखें जो हमेशा झुकी रहती थी मगर सच बोलती थी। वो होंठ जो कभी शिकायत न करते मगर थरथराते थे। वो हाथ जो हर रोज उसके लिए नाश्ता बनाते, जख्म छुपाते और कभी कांपते। जब वो गुस्से से चीखता था, वो बेगुनाह थी और उस पर हर लम्हा जुल्म बन रहा था। मगर अब अगर ये सच सबके सामने आ गया तो कानून, रस्म, कबायली जलगा सब कहते थे कि अगर वो बेगुनाह हो तो वापस की जाती है। और आसिम को इस बात ने खौफ में मुब्तला कर दिया था। जो कल तक उसे अपना गुलाम समझता था, आज वो दिल की जरूरत बन चुकी थी। अब उसे लम्हा याद आया जब एक रात वो अपने कमरे में लाइट बंद करके बैठा था और दरवाजा हौले से खुला। जैनब हाथ में गर्म दूध का गिलास लेकर आई, निगाहें नीचे कांपते हुए और आहिस्ता आहिस्ता कदम वो आगे आती, गिलास रखा और बगैर बोले पलटने लगी। आसिम ने पहली बार उसका हाथ छुआ, आहिस्ता से, बेइख्तियारी में, ठहरो। और वो ठहर गई। वो एक लफ्ज जो आसिम की जुबान पर पहली बार नरमी से आया। जैनब ठटक गई, गर्दन झुकी और दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। आसिम ने हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियों को छुआ, आहिस्ता से, गिरफ्त मजबूत की, जैसे किसी हाकिम की नहीं, किसी टूटे हुए शख्स की फरियाद हो। वो खामोशी जो पहले सजा थी, अब गवाही बन चुकी थी कि दोनों के दरमियान कुछ था, कुछ ऐसा जो लफ्जों में कैद ना हो सके। आसिम ने उसी लम्हे कुछ न कहा, बस थामे रखा। और जैनब भी रुकी रही, कुछ देर, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही थी कि उस वहशी मर्द के अंदर भी की खला है जो सिर्फ लम्ब से बढ़ता है, इंतकाम से नहीं। मैं जैनब को नहीं जाने दूंगा, चाहे वो रस्म कुछ भी हो, मैंने खुद से कहा, जैसे किसी अदालत में अपना मुकदमा पेश कर रहा हो। वो कमरे से उठा, दरवाजा खुला, सीधा राहदारी की जाने पड़ा जहाँ जैनब का कमरा था। दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर झांका। जैनब खिड़की के करीब खड़ी थी, आंखें आसमान पर टिकी हुई थी। वो खामोश थी, हमेशा की तरह, मगर आज की उसकी खामोशी में कुछ उम्मीद थी। आसिम अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया। जैनब ने मुड़कर उसे देखा, लहजे में नहीं मगर आंखों में सवाल था। आसिम कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके करीब आया। मैंने तुम पर जुल्म किया जैनब, उसकी आवाज पर आ गई। बगैर कुछ जाने तुम्हें एक ऐसे जुर्म की सजा दी जो तुमने कभी किया ही नहीं। जैनब की पलकें लरजी, वो कुछ बोलने लगी मगर आसिम ने उसके लबों पर उंगली रख दी। बस सुनो, आज के बाद तुम बरी नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी चाहत, मेरा फैसला, मेरी जरूरत। फिर वो आहिस्ता से उसके चेहरे के दोनों हाथों में थामता, उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी रखता और सांस लेता, जैसे बरसों वही सांस रोक रखी हो, चांदनी भरती हुई हवा में थमती हुई।
उन दोनों के दरमियान पहली बार एक लम्स होता जिसमें ताकत नहीं, जबरदस्ती नहीं, सिर्फ मोहब्बत होती है, वो भी खामोश मगर मुकम्मल। आसिम बलोच के अंदर जो आग भड़क रही थी वो अब नफरत या इंतकाम की आग नहीं थी, वो सच की तपिश थी। वो जज्बा जो किसी की बेगुनाही साबित होने पर इंसान को झंझोर कर रख देता था। अगले दिन आसिम ने शहर से अपनी पहचान के जरिए केस दोबारा खुलवाया। 10 दिन लगे, हर गवाह को बुलाया गया, हर रिपोर्ट दोबारा तैयार की गई, और जो नतीजा आया वो वही था जो अरफान ने बताया। जैनब का भाई बेगुनाह था, लेकिन आसिम जानता था कि इंसाफ सिर्फ अदालतों से नहीं, कबाइलों से भी मांगा जाता है। उसने गांव में अपना असरो सराख इस्तेमाल किया और जिरगा दोबारा बुलाया। सरदार, मुअज्जिजीन, खानदान के बड़े, सबको इतला दी गई। आसिम को इंतकाम लेने वाला मर्द नहीं था, एक गुनाह बेगुनाह के लिए गवाही देने वाला इंसान बन चुका था। जुर्गी वाले दिन सुबह से ही हवेली में गहमा गहमी थी। आसिम ने जैनब से कुछ न कहा, बस जाते वक्त एक नजर उसे देखा। उस नजर में ना गुस्सा था ना हुक्म, सिर्फ नरमी और शायद माफी। गांव की सबसे बड़ी बैठक पे जुर्गा लगा। कबायली, अमायदीन, सफेद, रेश, बुजुर्ग और खानदान सब जमा थे। खामोशी छाई हुई थी। ये वो लम्हा था जब सबकी निगाहें उस शख्स पर थी जिसने 2 महीने पहले बनी की दरख्वास्त दी थी। अब वही शख्स दोबारा खड़ा था, मगर लहजा बदल चुका था। चेहरे का रंग और आवाज की सख्ती, सब कुछ कम हो चुका था। आसिम ने सबके सामने फाइल रखी और खड़े होकर बोला, 2 महीने पहले मेरे भाई के कत्ल पर गुस्से में मैंने समझा कि कातिल जैनब का भाई है। मैंने उसकी बहन को वनी के तौर पर मांगा, जैसा रस्मों में होता है, मगर मैं गलत था। सबके चेहरों पर हैरत आई। कुछ ने एक दूसरे को देखा जिसे यकीन ना आ रहा हो। आसिम ने अपनी आवाज बुलंद की, मैंने दोबारा तफ्तीश करवाई। हर सबूत, हर जाविया, हर गवाह, सबने साबित किया कि जैनब का भाई बेगुनाह है। मैंने एक मासूम लड़की को सजा दी। मैंने इंसाफ के नाम पर जुल्म किया। खामोशी टूटने लगी। सरदार ममलकत खान की आंखों में नमी झलकने लगी, जो आज तक बेटी के दुख को दबाए बैठा था। मैं चाहता था कि जिरगा दोबारा फैसला करे। मैं सच्चाई के साथ हाजिर हूँ। अगर जैनब को वापस लेना जाना चाहते हो तो बगैर सवाल किए दे दूंगा, और अगर मेरी माफी कबूल है तो मैं इस लड़की को उस मकाम पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ वो सिर्फ बनी नहीं, मेरी बीवी कहलाए, पूरे हक और पूरे वक़ार के साथ। ये वो लम्हा था जहाँ अना नहीं बोल रही थी, बल्कि एक मर्द की शिकस्त, उसकी नदामत और मोहब्बत अपना इजहार कर रही थी। जिरगे वालों ने मशवरा किया, सवाल किए, और फिर सबके सामने आसिम की सच्चाई को तस्लीम किया गया। तुमने गलती मानी, ये बड़ा कदम है। जैनब को वापस ले जाने का हक अब उसके खानदान का है। अगर वो चाहे तो वापस ला सकते हैं, और चाहे तो रुखसत कर सकते हैं। फैसला अब उनका है। आसिम खामोश होकर बैठ गया। वो जानता था कि अब फैसला उसके हाथ में नहीं, और इस बार फैसला कुछ नहीं करेगा। अगर जैनब लौटी तो सिर्फ अपनी मर्जी से, मोहब्बत के साथ और इज्जत के साथ। आज वो उसकी सजा नहीं बल्कि उसका फैसला बन चुकी थी। जिरगे में हाल भर में सन्नाटा छा चुका था। गांव के सब कबायली सरदार, गवाह, खानदान के सरबराह और सब कुछ अहम रिश्तेदार मौजूद थे। महल में खामोश तनाव फैला हुआ था। सरदार ममलकत खान भी वहां मौजूद था, सर पर सफेद पगड़ी, कंधों पर वकार, मगर दिल में बेटी का दुख छुपा हुआ था। जैनब खान का जिक्र हर जुबान पर था, लेकिन इस बार तंज या सजा के नहीं, बल्कि इंसाफ के हवाले से थी। सबके दिलों में एक ही सवाल था कि क्या वाकई वो लड़की और उसका भाई बेगुनाह थे? कि आसिम बिलोच सच बोल रहा है, या ये कोई और चाल है? इसी लम्हे जमीन लड़ती हुई महसूस हुई। घोड़ों की समूह की आवाज करीब आती गई। सबकी निगाहें जिरगा हाल के दरवाजे की तरफ मुड़ गई। दरवाजा खुला और मंजर ऐसा था जैसे सर्दियों की पुरानी किसी दास्तान से बाहर निकल आया हो। आसिम बलोच का बड़ा भाई इमरान बलोच, एक सियाह गोरे पर सवार, तक तमोताज से अंदर दाखिल हो रहा था। वही इमरान जिसे बरसों से खुद को स्याही और अस्करी मामला तक महदूद कर रखा था, जो कम ही गाँव आता था, मगर जब आता तो उसकी आमद ही ऐलान होती थी। उसके चेहरे पर गहरी नकुश, मगर आंखों में वही पुराना गरूर और सच्चाई की तपिश थी। घोड़े की एक टांग से बंधी एक मोटी रस्सी जमीन पर घसीटते हुए एक लाश को खींचती चली आ रही थी। हर आंख उस मंजर पर जमी हुई थी। कुछ के मुंह खुले के खुले रखे, कुछ ने एहतराम में सर झुका लिया, और बाकियों की आंखों में दहशत समा गई। लाश का चेहरा खून से लुथड़ा हुआ था, कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। वही शख्स था जिसका जिक्र चंद रोज पहले सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आसिम ने किया था। वही असल कातिल जिसने कबायली दुश्मनी की बुनियाद पर फराज बलूच को कत्ल किया था। ये वो शख्स था जो बरसों से बदले के मुतवक्का की तलाश में था, और जैसे ही इसे मौका मिला उसने खुफिया तौर पर वार करते कत्ल किया और दूसरे पर इल्जाम डाल दिया। इमरान ने घोड़ा रोका, नीचे उतरा,
लाश के पास खड़ा हुआ और रस्सी खोदी। फिर दोनों हाथों से मकतूल की लाश को सीधा किया और बुलंद आवाज में बोला, ये वो है जिसने बलोचे के खून को जमीन पर गिराया। हम इंसाफ जमीन पर नहीं छोड़ते। उसने एक नजर आसिम की जानिब देखा, फिर सरदार ममलकत खान की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारी बेटी बेगुनाह थी, तुम्हारा बेटा बेगुनाह था। आज मैं बलोच खानदान की तरफ से ना सिर्फ इसका एतराफ करता हूँ, बल्कि तुम्हें वो लाश लौटाता हूँ जिसने तुम्हारे नाम पर धप्पा लगाने की कोशिश की। इस लाश को मकतूल के बाप के कदमों में डाल दिया गया। बूढ़ा शख्स जो कोने में बैठा हुआ था, आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ा और जमीन पर बैठकर बेटे की लाश को गोद में ले लिया। लेकिन इस बार ये लाश गवाही और इंसाफ के साथ वापस आई थी। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, सफेद दाढ़ी, आंखों में बरसों की वसीयत। आज हमने एक मर्द का इंसाफ देखा, न बदला न इंतकाम, सिर्फ सच। आसिम बलोच, तुमने जुल्म किया, मगर तुमने अपने जुल्म को माना। इमरान बलोच, तुमने अपना फर्ज पूरा किया। आज कबाइल को तुम पर फख्र है। सरदार ममलकत खान ने निगाहें उठाकर आसिम को देखा। पहली बार उसके लब हिले। बेटियों पर इल्जाम लगाना आसान होता है, मगर उनकी बेगुनाही साबित करना बहादुरी मांगता है। आज तुमने वो बहादुरी दिखाई है। आसिम ने आहिस्ता से सर झुका लिया, मगर कुछ न कहा। वो सब कुछ कह चुका था, अमल की जुबान में, और अब फैसला जमीन पर मौजूद था। एक तलाश, एक एतराफ और एक बेगुनाह लड़की की सच्चाई। मगर ये इंसाफ अभी मुकम्मल नहीं था। एक अहम लम्हा बाकी था। वो लम्हा जहाँ न सिर्फ जुर्म की तलाफी होनी थी, बल्कि एक मासूम लड़की की इज्जत, सच्चाई और मकाम बहाल होना था। दरवाजे की जानिब सबकी निगाहें इस वक्त उठी जब चंद कदमों की चाप सुनाई दी। एक साथ कई औरतें सफेद दुपट्टों में मलबूस हाल के दरवाजे में दाखिल हुई। उनके बीच में एक लड़की थी, आहिस्ता कदम, झुकी पलकें, मगर चेहरे पर वक़ार की एक नई रोशनी। वो ज़ैनब खान थी, जिसके कदम 2 माह कबल एक फैसले ने बदल कर रख दिए थे, जिसे बगैर जुर्म की एक रस्म के नाम पर एक अजनबी मर्द के हवाले कर दिया गया था। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता जल्दी जरगे का मरकज की तरफ आई, जहाँ आसिम बलोच खड़ा था। आसिम ने ज़ैनब की तरफ देखा, कदम आगे बढ़ाया और बुलंद आवाज में गोया हुआ, मैं आसिम बलोच इस जिरगे के सामने ऐलान करता हूँ कि ज़ैनब खान मुजरिम नहीं और ना कातिल की बहन है, ना हमारे खून की जिम्मेदार। जो कुछ हुआ वो गलत फहमी, एक दुश्मन की साजिश और मेरे गुस्से का नतीजा था। मैंने इसे 2 माह तक वनी के नाम पर अपने साथ रखा, जबकि वो हर लम्हा बेकसूर थी। कुछ लोग जेर लब सर हिलाते रहे, कुछ की आंखों में हैरत थी कि ऐसा ऐलान आसिम बलोच की जुबान से आएगा। ना सिर्फ ज़ैनब खान को वनी के रिश्ते से आज़ाद करता हूँ, बल्कि इस खानदान से, खुसूसन सरदार ममलकत खान से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सरदार ममलकत खान, जो खामोश बैठे थे, आहिस्ता से उठे। उनकी आंखों में नमकीन लगन लहजा मजबूत था। माफी उनके लिए होती है जो अपने गुनाह को मानते हैं, और तुमने ना सिर्फ माना बल्कि इसकी तलाफी की हिम्मत दिखाई। मेरी बेटी बेगुनाह थी, है, और अब तुम्हारी हकीकत पसंदी ने उसे इज्जत वापस दे दी है। जिरगे के बुजुर्गों ने सर हिलाकर इस फैसले की तौसीक की। वनी के रिश्ता बाज़ाब्ता खत्म किया गया और ऐलान किया गया कि ज़ैनब खान आज़ाद है, अपने फैसले में, अपनी जिंदगी में और अपनी इज्जत में। ज़ैनब के भाई और भाभी जो अरसे से गांव से गायब थे और जलाल पत्नी की सजा काट रहे थे, उन्हें भी इज्जत के साथ वापस तरफ लाने का फैसला किया गया। सरदार ममलकत खान का सर फखर से बुलंद हो गया, लेकिन आसिम की निगाहें ज़ैनब के चेहरे पर मरकूज थी। उसके अंदर वो खौफ पल रहा था कि शायद ज़ैनब अब से कभी माफ ना करेगी, शायद वो वापस जाना चाहे, या शायद वो खामोश रहकर अपनी अजियतों को बोझ आसिम के वजूद पर छोड़ दे। मगर ज़ैनब ने उसकी खामोशी को तोड़ा, आहिस्ता से आसिम के करीब आई, सबके सामने उसकी आंखों में निगाहें डालकर बोली, अगरचे तुमने मुझे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया, लेकिन तुमने सच की कीमत पर झूठ का बोझ नहीं उठाया। तुमने मेरे लिए वो किया जो कोई और शायद ना करता। मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब मेरा मुकाम तुम्हारे साथ है, मगर वनी नहीं, बीवी बनकर। ये जुमला जैसे पूरे हाल में गूंज उठा। औरतों ने सर झुका लिया, मर्दों ने शाबाशी की निगाहों से देखा, और आसिम के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई, और नदामत, मोहब्बत और तस्कीन से लबरेज थी। ज़ैनब खान को वनी के बंधन से आज़ाद कर दिया गया, मगर निकाह बाकी रखा गया, क्योंकि कबायली कानून में अगर निकाह एक बार हो जाए तो उसकी हैसियत खत्म नहीं होती जबकि तब तक तलाक न दी जाए। मुमलकत खान, जो कभी गुस्से से लड़ता था, अब अपनी बेटी की आंखों में सच की रोशनी देखकर नरम पड़ चुका था। उसे आसिम को, बलोच को देखा, उस शख्स जो भी इसके खानदान की खौफ की अलामत था, आज अपनी नदामत और सच्चाई के लिए एहतराम का चेहरा बन चुका था। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, हम रुखसत करेंगे, इज्जत के साथ। अब ये रिश्ते का सुलह था, वक्त का, ना कि मजबूरियों का या रस्म का। मलकत खान ने जरगे के सामने ऐलान किया,
یہ فیصلہ دونوں خاندانوں کے درمیان نہ صرف امن کی فضا لے آیا بلکہ برسوں کی تلخیوں کو بھی دفن کر دیا گیا۔ رسم جو ماضی میں خون سے بندھی ہوئی تھی اب دلوں کی رضامندی سے جڑ چکی تھی۔ زینب خان کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی حویلی میں عزت اور وقار کے ساتھ واپس آ چکی تھی۔ ایک رات جب سردی کی ہوا دیواروں سے ٹکرا کر سسکی رہی تھی، زینب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، نہ خوف کی نہ تنہائی کی، بلکہ جیسے انتظار کی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ زینب نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور عاصم بلوچ اندر داخل ہوا۔ وہ عام سے لباس میں تھا، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ سب کچھ کہنے آیا ہو جو اب تک چھپا رکھا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں جذبہ تھا، وہ جذبہ جو پہلے کبھی نہ سنا کیا تھا۔ زینب نے کوئی جواب نہ دیا، بس نگاہیں نیچی رکھی۔ عاصم آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے نرمی سے بولا، پورے وقار کے ساتھ، میں جانتا ہوں میں تمہارے زخموں کا مرہم نہیں بن سکتا، لیکن اگر تم چاہو تو ایک نیا آغاز دے سکتا ہوں، ایک رشتہ جو محبت سے بنا اور عزت سے جڑا ہو۔ زینب کے ہونٹ کانپے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ پہلی بار اس نے اپنی پلکی اٹھائی، آسم کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں غرور نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، صرف اور صرف محبت تھی، خاموش مگر شدید۔ آسم آہستہ سے اس کے بالوں کو چھو گیا اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا۔ وہ بوسہ نہ جو ہوس کا تھا اور نہ ہی رسم کا، صرف محبت کا تھا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں زینب، تم جیسے چاہو ویسے، تمہاری خاموشی، تمہاری ہمت، تمہارا صبر، سب کچھ۔ زینب کے پلکے سے آنسو لڑکنے لگے، مگر وہ آنسو دکھ کے نہ تھے، اس بندھن کی قبولیت کے تھے جو اب تقدیر سے نکل کر دل کی رضا بن چکا تھا۔ آسم صرف اپنی محبت کا اقرار کرنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آیا تھا، اور اب وہ اپنی واپس اپنے حویلی لوٹ گیا تھا۔ اگلے دنوں میں آسم کی توجہ، اس کا سلوک، اس کا ہر انداز بدل چکا تھا۔ وہ زینب کو سمجھنا، سننا اور اپنانا چاہتا تھا۔ رات کو جب سو جاتے اس کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ جاتا جہاں زینب بیٹھا کرتی تھی، اور بس اس کی موجودگی کو محسوس کرتا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا اور زینب 18 برس کی ہو گئی۔ رات کی چاندنی، آسمان پر سجا ہوا چمکتا سکون اور حویلی کے کمرے میں جلتی مدد روشنی جیسے کسی خواب کا منظر ہو۔ وہ دن جس کی نہ کبھی زینب نے دعا کی اور نہ کبھی آسم نے امید، آج حقیقت بن چکا تھا۔ کئی مہینوں کی اذیت، خاموشی اور تلافی اور سچ کے بعد آج وہ لمحہ آ گیا تھا جب زینب خان دلہن کے روپ میں آسم بلوچ کے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس بار نہ غنی کی حیثیت سے، نہ ایک سزا کے طور پر، بلکہ اپنے حق، اپنی مرضی اور اپنی عزت کے ساتھ۔ زینب کا عروسی جوڑا سرخ اور سنہرا تھا، مگر چہرے پر وہی روایتی جھلک، کم اور خاص سکون زیادہ تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، آسم بلوچ اندر داخل ہوا۔ اس کا لباس نہایت نفیس تھا، چہرہ پرسکون، اور قدم کا قدم اس کی جانے پڑا، جیسے ہر قدم کے ساتھ ماضی کے گناہوں کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہو۔ زینب نے نگاہیں جھکائی، مگر اس کی پلکوں کے نیچے ہلکی سی مسکراہٹ لرز رہی تھی۔ آسم چند لمحے خاموش رہا، جیسے یقین نہ کر پا رہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اس کی نفرت کا نشانہ بنی اور آج اس کے سامنے بیٹھی محبت کا لباس پہنے۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور نرم لہجے میں بولا، آج تم میرے کمرے میں دلہن بن کر آئی ہو، مگر میرے دل میں تم بہت پہلے ہو، بس میں نے دیر سے مانا۔ زینب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی، پر اس کی سانسیں ذرا تیز ہوئی۔ آسم نے جھک کر اس کے ہاتھ تھامے، اس پر ہونٹ رکھے، اور ایک خاموش وعدہ، ایک گہری معافی اور ایک نئی شروعات کا آغاز۔ میں نے تم پر جو کچھ بھی کیا وہ سب ایک عذاب تھا، خود میرے لیے بھی۔ تم میرے لیے خاموش عشق کی پہلی دھڑکن تھی، مگر میری ضد، میرا غرور میری آنکھوں پر پردہ بن گئے۔ میں تمہیں سزا دیتا رہا لیکن خود سزا کا مستحق تھا۔ زینب نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف سچ تھا، اور سچ میں سب سے خوبصورت چیز محبت۔ آسم اس کے قریب آیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستہ سے بولا، آج سے میں تمہیں صرف اپنی دلہن نہیں مانتا، میں تمہیں اپنا سکون، اپنی دعا اور اپنی آخری محبت مانتا ہوں۔ پھر اس نے اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا، گرم، پرسکون، اور ایک ایسا لمس جو لفظوں سے زیادہ معنی رکھتا تھا۔ زینب کی پلکیں بند ہو گئی اور اس کے بدن میں ایک لذت دھڑ گئی، اور پہلی بار اس کے لمس سے محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ آسم نے آہستہ سے اس کا دوپٹہ ہٹایا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے، ایک ایسا بوسہ جو صرف محبت میں دیا جاتا ہے، بغیر کسی زبردستی کے، صرف چاہت کی شدت سے۔ زینب کے ہونٹوں سے ہلکی سی سسکی نکلی، مگر اس سسکی اذیت کی نہ تھی، وہ ان لمحوں کی تھی جو برسوں سے دل میں دبی خواہشات کے بیدار ہونے پر نکلتی ہے۔
आसिम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, नरमी से, जैसे वो शीशे की हो। और फिर दोनों के दरमियान न वक्त रहा न फासले, सिर्फ दो धड़कनें, एक बिस्तर और एक लम्स। और एक ऐसी रात जो उनकी रूहों को जोड़ने वाली थी। रात बीतती गई, चांद ढलता गया और एक नई सुबह होने लगी। एक ऐसी सुबह जो दो बदनों की नहीं, दो रूहों की बेदारी थी। अब उनके दरमियान कुछ भी नापाक, कुछ भी अधूरा ना था। जैनब खान बलोच हवेली की सिर्फ बीवी नहीं, रानी बन चुकी थी। दिल की तकदीर और इस इश्क की जो अजियत से जन्म लिया और मोहब्बत में मुकम्मल हुआ।